अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड रात। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक रिसेंटली न्यू वीडियो रिलीज की गई है कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, जिसमें इसके 2 नए प्रोटोटाइप्स को दिखाया गया है। इससे कुछ दिन पहले भी ये 3 प्रोटोटाइप्स दिखा दिए गए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ खास नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मींस कि इस पर किस किस्म की अपग्रेड्स की गई हैं, तो उस वजह से हमने उस पर तब वीडियो नहीं बनाई थी। बट अब जो न्यू वीडियो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से रिलीज की गई है, इसमें 5 मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखी जा सकती हैं, जिनको हमने मार्क किया है इस वीडियो में, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। हम 1 बाय 1 इन 5 स्ट्रक्चरल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ जो 3 प्रोटोटाइप्स दिखाए गए हैं, इनमें से एक प्रोटोटाइप तो अभी जस्ट असेंबल हुआ है, यानी कि उसके तमाम जो पुर्जे थे उनको आपस में कपल किया गया है। इस प्रोसेस को कपलिंग कहा जाता है या असेंबली भी कहा जाता है। और इस पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार माउंटेड नहीं है, जबकि जो यहाँ प्रॉपर कैमोफ्लाज में कान एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहा है, ये वो पहला कान एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट इससे पहले 2024 में आई बिलीव कंडक्ट की जा चुकी है। और इसके बाद जो ऑलमोस्ट व्हाइट कलर में आपको प्रोटोटाइप नजर आ रहा है, ये दूसरा प्रोटोटाइप है कान एयरक्राफ्ट का, जिसकी फ्लाइट्स अब कंडक्ट की जाएंगी। और इनमें कुछ नए सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नया ऐड किया गया है, न्यू सेंसर्स को ऐड किया गया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम भी हम देख सकते हैं। लेकिन वो 5 मेजर अपग्रेड्स क्या हैं, उनको हम पहले 1 बाय 1 डिस्कस करें। सबसे पहले आप न्यू कान एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप में देखें तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा नए सेंसर्स हमें लगे नजर आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एयर इनलेट्स कुछ लोग कह रहे हैं, बट मेरे जाती ओपिनियन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में नए सेंसर्स हैं। बेसिकली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में या इवन नई वॉरशिप्स में और इसके साथ साथ न्यू टैंक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, जिसे DAS कहा जाता है, ये बेसिकली सेंसर्स का एक मजमुआ होता है जिसमें मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। और ये उस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम, लेट्स सपोज हम फाइटर जेट की बात करते हैं, तो ये फाइटर जेट के चारों तरफ ये मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं और उस एयरक्राफ्ट में बैठा पायलट चारों तरफ नजर रख सकता है, यानी कि IR कैमरास के थ्रू। फिर इवन साउंड बेस्ड सेंसर्स होते हैं, आपके पैसिव डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, पैसिव रेडार्स होते हैं, L बैंड रेडार्स, I बैंड रेडार्स, जैसे कि SU-57 में हम देखते हैं। फिर F-35 में सेम इसी तरह के मल्टीपल सेंसर्स हम देखते हैं। तो पुराने वाले एयरक्राफ्ट में जहां सिर्फ नोज कोन रेडार होता था, मेन रेडार, जो एक वक्त में एयरक्राफ्ट को कुछ पर्टिकुलर एंगल तक या पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक दिखा रहा होता था कि दुश्मन की तरफ से ये जहाज आ रहा है या दुश्मन की तरफ से ये पर्टिकुलर उनकी पोजीशंस मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है, ये एयरक्राफ्ट के चारों तरफ मौजूद होता है मुख्तलिफ सेंसर्स की शक्ल में, और पायलट अपने चारों तरफ नजर रख सकता है। ये सिर्फ अटैक रोल में ज्यादा आम नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ इवन अगर पायलट को पता है कि मेरे चारों तरफ किस किस्म की सिचुएशन है, तो उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस ज्यादा बेहतर होगी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से फैसला ले सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर एनिमी पर कोई मिसाइल भी आ जाता है, तो नॉर्मल मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम या रेडार वार्निंग रिसीवर के साथ साथ जो आपके एक्स्ट्रा सेंसर्स हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पर आ जाएं, तो यहाँ हमें 2 नए सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। ये 2 सेंसर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एंटीनास हो सकते हैं और इवन ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम का ही पार्ट है। फिर थर्ड पॉइंट पर आप देखें तो मेन एयर फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है, जहां से इंजन को इसने कैच किया हुआ है या इंजन जहां से इंटीग्रेट हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस की गई हैं। अब यहाँ पर आपको क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा वाज़ेह देखने को मिलेगा, जबकि इससे इनिशियल प्रोटोटाइप में ये क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर या नोकदार ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, या इतना ज्यादा पॉइंटी नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली इसके डिजाइन में चेंजेस इसके IR सिग्नेचर को कम रखने के लिए किए गए होंगे, क्योंकि अगर आप F-35 को देखें, इवन J-35 को देखें, तो उनके इंजन के नजदीक जो एयर फ्रेम के पार्ट्स हैं, उसमें पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस की गई हैं और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से एयरक्राफ्ट का RCS तो कम रहता है, यानी कि ग्राउंड बेस्ड रेडार्स या फाइटर जेट में लगे रेडार के थ्रू डायरेक्टली उसे देखा नहीं जा सकता या उसे देखना मुश्किल होता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को। बट इवन अगर फाइटर एयरक्राफ्ट अपने पैसिव सेंसर्स के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम या IRST के थ्रू उसे देखने की कोशिश करे, तो वो चूंकि इसकी हीट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो इंजन के थ्रू आ रही होती है, तो ऐसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स एयर फ्रेम के ये इंश्योर करते हैं कि कम से कम IR सिग्नेचर कैच हो, जिसकी वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना पैसिव डिटेक्शन में भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद चौथी स्ट्रक्चरल अपग्रेड की अगर बात की जाए, तो टेल को यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। टेल पहले वाले प्रोटोटाइप में इसकी लेंथ ज्यादा थी, यहाँ लेंथ को कम किया गया है IR सिग्नेचर को ऑब्वियसली कम करने के लिए। ये भी पॉसिबल है कि ये टेल इसकी RCS को ज्यादा कर रही थी। 5वीं स्ट्रक्चरल अपग्रेड की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को लेकर है, जिसमें हॉरिजॉन्टल फिन्स या हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। इसकी एरोडायनामिक
परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब इस 5वीं अपग्रेड को अगर देखा जाए, जहां स्ट्रक्चरल चेंज इसके पिछले पर को लेकर या हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को लेकर की गई है, इससे इसकी लिफ्ट में इजाफा होगा, यानी कि एयरक्राफ्ट जल्दी एल्टीट्यूड गेन कर सकता है, जो कि अटैक मैनूवर्स करने के लिए, इवन डिफेंसिव मैनूवर्स में भी मदद देता है। अगर एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी एल्टीट्यूड गेन कर सकता है, एल्टीट्यूड लूज कर सकता है जल्दी, तो ये खासतौर पर तब आपको काम आता है। लेट्स सपोज आप पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर हो चुका है या बीवीआर मिसाइल फायर हो चुका है, तो बीवीआर मिसाइल्स या ऐसे रेडार गाइडेड मिसाइल्स की रेंज तो होती है, लेकिन उनका एक खास एल्टीट्यूड भी होता है। आप अगर डायरेक्ट मिसाइल से दूर भागना चाहें तो आप नहीं भाग सकते, बिकॉज वो 4 मैक की स्पीड पर या आवाज की रफ्तार से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आप उसके अगर डेजिग्नेटेड एल्टीट्यूड से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो वहां वो बीवीआर मिसाइल आपको हिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये चीज बहुत ही ज्यादा अहम रहती है, जो कि इंडिया के SU-30 में हमें देखने को मिलती है कि यानी कि जो फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं रशियन मेड, ये भी एल्टीट्यूड बहुत तेजी से गेन करते हैं। तो इनके पास भी सर्वाइवेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में चांस रहता है कि अगर इन पर कोई बीवीआर मिसाइल फायर हो जाए, तो ये अगर बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड गेन करके कुछ पर्टिकुलर मैनूवर्स परफॉर्म कर लेते हैं, तो वहां बीवीआर मिसाइल से बचने का इनका चांस ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को भी कान एयरक्राफ्ट में इंश्योर किया जा रहा है। अब जहां तक बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी तो तुर्की के टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल्स की तरफ से, उनके CEO की तरफ से ये कहा गया है कि 2028 तक कुछ लिमिटेड नंबर्स में कान एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली अमेरिकन इंजन के साथ। लेकिन पाकिस्तान तब तक इससे इंडक्ट नहीं करेगा जब तक इसमें टर्किश मेड इंजन नहीं आते। एंड अगर पाकिस्तान इस एयर फ्रेम को अपने मुल्क में लेकर आता है, इसको पर्टिकुलरली असेंबल किया जाता है, तो इसमें चाइनीज इंजन को लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन भी इस वक्त जेरे गौर है। उसके साथ साथ तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर 2023 में पाकिस्तान आए हुए थे बाबर क्लास कॉर्वेट की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए, और वहां उन्होंने कहा भी था कि 2023 से ही पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स प्लस इवन पाकिस्तानी इंजीनियर्स, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहां टेक्निकल नो हाउ के लिए टर्किश टीम्स के साथ मिलकर इस कान एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में और इसकी फर्दर अपग्रेड्स पर काम हो रहा है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर इसमें ये न्यू अपग्रेड्स की गई हैं, और ये सिर्फ 5 अपग्रेड्स वो हैं जो हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इसके अलावा भी कुछ नई चीजें जो आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।